नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे कोटा में राहुल गांधी के छात्रों में भरी हुकार की, एवियन शहर में हुई ऐतिहासिक मोदी ट्रंप महामुलाकात की और बात करेंगे 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव की बड़ी धड़कनों की और आखिर में बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। लेकिन इन तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देख सपाई, बिटिया घबराई। उन्नाव से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर किया हमला। ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से झटका। ऋतव्रत होंगे बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता। लखनऊ में सिंचाई विभाग की बुलडोजर कार्रवाई, जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नरेश गुजराल के साथ साइबर ठगी, करोड़ों गंवाए। एटीएम और यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा इसी महीने होगी शुरू, श्रम मंत्रालय का बयान। डबल इंजन सरकार जैसा विकास करने की क्षमता सपा कांग्रेस में नहीं, बोले सीएम योगी। आईएसआई शहजाद भट्टी मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से चल रहे आतंकी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। अमेरिका और ईरान में हुआ समझौता, ट्रंप पेजेशकियान ने एमओयू पर किए साइन। चांदी हुई धड़ाम, सोने की चमक भी पड़ी फीकी। 1.52 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ गोल्ड। शेयर मार्केट में उछाल, सेंसेक्स में 254 अंकों की तेजी, निफ्टी 24,160 के पार हुआ बंद। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर खबरें अब तक में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब कहे जाने वाला कोटा बुधवार को एक अलग ही सियासी तपिश का गवाह बना। एक तरफ सिर पर नीट का रीटेस्ट, दूसरी तरफ पेपर लीक का गुस्सा। इन सब के बीच देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री। जी हाँ, चुनावी रैलियों के मंचों से दूर कोटा दशहरा मैदान में जब डीजे की धुनें और मशहूर रैपर कर्मा के तीखे रैप ने माहौल में बारूद भरा तो करीब 4000 से ज़्यादा छात्रों का हुजूम न्याय की मांग के लिए गरज उठा। भारतीय जनता पार्टी ने टाइमिंग पर सवाल उठाए, धमकियों के आरोप लगे, लेकिन छात्रों के आक्रोश के आगे हर सियासी दीवार ढह गई। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से जन शताब्दी एक्सप्रेस की आम बोगी में सवार होकर दिल्ली से कोटा पहुंचे राहुल गांधी ने इस बार सीधे छात्रों के दिल की बात पर हाथ रख दिया। दरअसल राहुल गांधी का ये दौरा केवल एक सभा नहीं बल्कि एक पूरा राजनीतिक नैरेटिव था। वे किसी वीवीआईपी चार्टर्ड प्लेन से नहीं बल्कि आम जनता और छात्रों की तरह दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से जन शताब्दी एक्सप्रेस में सवार होकर कोटा के लिए रवाना हुए। कांग्रेस की रणनीति साफ थी कि रास्ते में जहां जहां ट्रेन रुके वहां छात्रों से संवाद किया जाए। सफर के दौरान कोटा पहुंचने पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम थे। कार्यक्रम के बाद भी राहुल गांधी ने हवाई जहाज के बजाय ट्रेन से ही दिल्ली लौटने का फैसला लिया, जिससे स्थानीय रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा व्यवस्था और कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम देखने को मिला। कोटा के दशहरा मैदान को किसी राजनीतिक रैली की तरह नहीं बल्कि एक विशाल युवा उत्सव की तरह सजाया गया था। आयोजकों ने सख्ती से ये सुनिश्चित किया कि इस कार्यक्रम में केवल छात्र और उनके अभिभावक ही रहेंगे। कई बड़ी उम्र के लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने प्रवेश नहीं दिया। मैदान में मौजूद हजारों छात्र अपने अपने कोचिंग संस्थान की टी शर्ट पहने नजर आए। रात करीब 8 बजे जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तो उन्होंने साफ कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ये शाम न भारतीय जनता पार्टी के लिए है, न कांग्रेस के लिए और न ही चुनावी राजनीति के लिए। ये शाम सिर्फ और सिर्फ एक संघर्ष और आपकी समस्याओं के लिए समर्पित है। आपको बता दें, करीब 4.5 घंटे के इस अनूठे फॉर्मेट में राहुल गांधी ने खुद बोलने के बजाय छात्रों का फीडबैक लिया। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को याद करते हुए कहा कि देश भर में उन्हें लाखों युवा मिले जो डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन क्या आज का सिस्टम उन्हें उनके सपने दे पा रहा है? यही कार्यक्रम का सबसे भावुक और झकझोर देने वाला पल तब आया जब स्क्रीन पर आकांक्षा नाम की एक नीट अभ्यर्थी का सुसाइड नोट दिखाया गया, जिसने सिस्टम के तनाव के आगे दम तोड़ दिया था। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने खुद उस मृतक छात्रा के पिता से बात की है। ये दृश्य देखकर मैदान में मौजूद कई छात्रों और
अभिभावकों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, पैरालाइज्ड है, कर्ज लिया, आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no other student, no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based on data, and I'm absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I am going to say here because it is the truth, 100% the truth. वहीं राहुल गांधी ने मंच पर आए छात्र जीशान आलम और सौम्या मीणा की अपबीती सुनी। जीशान ने बताया कि उनकी पढ़ाई के लिए माता पिता ने 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इस पर राहुल गांधी ने देश के कोचिंग और परीक्षा तंत्र का एक चौंकाने वाला वित्तीय गणित सामने रखा। राहुल गांधी ने कहा कि हर साल करीब 22 लाख छात्र नीट परीक्षा देते हैं। उनके परिवार कोचिंग, हॉस्टल, खाने पीने और किताबों पर सालाना 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। राहुल ने तंज कसा, ये खर्च देश की कुल वार्षिक शिक्षा बजट के लगभग बराबर है। राहुल ने कहा अगर इसमें यूपीएससी, जी और अन्य परीक्षाओं को जोड़ दिया जाए तो भारतीय परिवारों का ये खर्च 3.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, जो कई बड़े केंद्रीय मंत्रालयों के संयुक्त बजट के बराबर है। राहुल ने जोर देकर कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता का कर्ज के दलदल में फंसना बेहद चिंताजनक है। हर छात्र को सुरक्षित भविष्य, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। रोजगार की रियलिटी क्या है ये देखिए। इस सिस्टम में, और इस बात को अच्छी तरह समझिए, इस सिस्टम में अगर 1000 बच्चे जाते हैं, घुसते हैं, तो 1000 में से सिर्फ 12 बच्चों को, अच्छी तरह सुनिए, 1000 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चों को रोजगार, सैलरीड रोजगार मिलता है। 1000 में से 12 मतलब इस भीड़ में 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। दूसरे नंबर देखिए, तकरीबन 300 लोग बेरोजगार रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, उनके लिए कर्जा, नशा, ये लाइन है। उस साइड तकरीबन 700, 1000 में से 700 लोग या गिग वर्कर, उबर चलाएंगे,
ओला का काम करेंगे या फिर मनरेगा का काम करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, कुली का काम करेंगे। तो दो झूठ बोले जा रहे हैं। पहला झूठ कि ये शिक्षा का सिस्टम है, ये शिक्षा का सिस्टम नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का पैसे लेने का सिस्टम है। और दूसरा झूठ, शिक्षा के बाद आपको रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1000 में से 12, इस भीड़ में से 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को ग्रेजुएट सैलरीड जॉब मिलेगा। आपको बता दें, कार्यक्रम में पेश किए गए डरावने वाले आंकड़ों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज की व्यवस्था में 3000 अभ्यर्थियों में से केवल एक आईएएस बन पाता है, 30 को आईआईटी में जगह मिलती है और केवल 180 छात्र डॉक्टर बन पाते हैं। उन्होंने कहा कि आज की परीक्षा प्रणाली छात्रों को अवसर देने के बजाय उनके लिए रिजेक्शन और भारी तनाव का जरिया बनती जा रही है। हालांकि आप जानते हैं कि नीट और पेपर लीक के इस मुद्दे पर पर्दे के पीछे और डिजिटल ग्रुप कॉकरोच जनता पार्टी माहौल गरमा चुकी है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से इस आंदोलन की चिंगारी सुलगाई थी और फिलहाल वे देशव्यापी दौरे पर हैं। सीजेपी के मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से यह मुद्दा पूरी तरह सूट कर रहा है क्योंकि वह सीधे देश के करोड़ों युवाओं, उनके वोट बैंक से जुड़ा है। कांग्रेस इस आंदोलन को सिर्फ कोटा तक सीमित नहीं रखने वाली है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वैष्णुगोपाल के मुताबिक छात्र सम्मेलनों का ये कारवां आगे बढ़ेगा, जहां 10 जुलाई प्रयागराज, 11 जुलाई पटना, 14 जुलाई दिल्ली में सम्मेलन होगा। इस अभियान के तहत NSUI यूथ कांग्रेस सभी प्रदेश कमेटियां मिलकर युवाओं को लामबंद करेंगी। हालांकि इन सब के बीच कोटा के ग्राउंड जीरो पर मौजूद छात्रों और अभिभावकों का एक बड़ा धड़ा अलग सोच रखता है। कई छात्रों का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पेपर लीक रोक नहीं पाई तो दूसरी पार्टी कांग्रेस परीक्षा से ठीक पहले राजनीति चमका रही है। रीटेस्ट के दबाव के बीच बहुत से छात्र खुद को इस राजनीतिक खींचतान से दूर रखकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोटा की इस छात्र हुकार ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बनने वाला है। राहुल गांधी ने सीट चोरी से लेकर वोट चोरी तक के मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोटा की ये जमीन उनके इस नए आंदोलन की असली कसौटी होगी। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी युवाओं के इस आक्रोश को एक देशव्यापी जन आंदोलन में बदल पाएंगे या फिर छात्रों की ये गूंज टेस्ट के नतीजे और सियासी बयानों के शोर में दबकर रह जाएगी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कर्ज में डूबे माता पिता और खौफ के साए में जी रहे छात्रों की आंखों के सवाल आज भी देश के सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। फ्रांस का खूबसूरत एवियन शहर बुधवार को उस वक्त एक ऐतिहासिक कूटनीति महासंग्राम का गवाह बना जब 16 महीने के लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आए। ओमान की खाड़ी में 3 भारतीय नाविकों की मौत, रूस से तेल आयात पर लगे ट्रैफिक और ट्रेड डील में आ रही अड़चनों के बीच भारत अमेरिका संबंधों में तल्खी और दूर की अटकलें लगाई जा रही थीं। वे सारी अटकलें एक झटके में हवा हो गईं। करीब 19 मिनट की इस तूफानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती की एक ऐसी मुबक्कल परिभाषा लिखी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां, वाशिंगटन से आया सीधा संदेश बिल्कुल साफ है कि ट्रंप पूरी तरह मोदी के मुरीद हैं और दोनों देशों की ये दोस्ती अटूट है। आइए जानते हैं इस महामुलाकात की इनसाइड स्टोरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज देखने लायक था। उन्होंने पीएम मोदी की कार्यशैली, उनके शांत स्वभाव और
कड़क कूटनीति की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा पीएम मोदी को देखिए, ये कितने शांत, संयमित और जबरदस्त हैं। मैं उनकी तरह शांत नहीं हूं। ये देखने में जितने विनम्र और अच्छे हैं, बातचीत की मेज पर उतने ही सख्त और कड़े वार्ताकार हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी अपने देश के हितों पर रत्ती भर भी समझौता नहीं करते। उन्होंने मोदी को एक एंजल की तरह बताया और कहा कि जब तक मोदी हैं, भारत वैश्विक स्तर पर लगातार प्रगति करता रहेगा और बेहद मजबूत बनकर उभरेगा। वहीं रक्षा संबंधों पर बात करते हुए ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा, हमारा रक्षा संबंध बेहद मजबूत है। अगर भारत पर कोई हमला होता है तो हम उसकी मदद के लिए सबसे पहले खड़े रहेंगे। अगर मोदी पर कोई हमला करता है तो अमेरिकी कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहेगा। आपको बताते चलें, एक तरफ जहां ट्रंप दोस्ती और तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी गंभीरता के साथ भारत के कोर हितों और चिंताओं को टेबल पर रखा। हाल ही में ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाते हुए कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुचारू रखने में दुनिया भर के समुद्री मार्गों पर तैनात लाखों भारतीय नाविकों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ जैसी है। इसीलिए उसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का मार्ग खुला रहना पूरी दुनिया के ऊर्जा संकट को रोकने के लिए बेहद आवश्यक है। यदि यहां अस्थिरता रही तो वैश्विक अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर जाएगी। हालांकि मोदी के इस गंभीर बात पर ट्रंप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और भारतीय नाविकों की मौत पर शोक जताते हुए कहा कि वे इसे मुश्किल पेशे की चुनौतियों को समझते हैं और अमेरिका भारत के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह काम करेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि वे अपने इस दूसरे कार्यकाल में भी बहुत जल्द फिर से भारत यात्रा की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता अब अलग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हालांकि इस मुलाकात की पृष्ठभूमि इतनी आसान नहीं थी। फरवरी 2025 में जब पीएम मोदी ने ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल की बधाई देने के लिए वाशिंगटन का दौरा किया था, तब माहौल बेहद दोस्ताना था। लेकिन इसके बाद के 16 महीने में अमेरिका प्रशासन की अप्रत्याशित और आक्रामक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और सम्मान को थोड़ी ठेस जरूर पहुंचाई थी। वहीं अगस्त में जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर भारी टैरिफ लगा दिए थे, तो भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाना पड़ा था। अमेरिकी अधिकारियों के साथ लंबी और खींचतान भरी बातचीत के बाद हाल ही में मार्को रूबियो की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौतों से रिश्तों में जमी बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। यहीं बैठक के दौरान वैश्विक चुनौतियों पर भी खुलकर बात हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा कि वे जल्द से जल्द रूस यूक्रेन युद्ध का अंत देखना चाहते हैं। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में दावा किया कि वे पहले भी 8 युद्धों को खत्म कराने में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ईरान पर निशाना साधते हुए कहा कि ईरान ने पिछले 48 सालों से पूरी दुनिया का गलत फायदा उठाया है। वहीं पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप द्वारा किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि क्षेत्र में जल्द ही स्थायी शांति बहाल होगी। देखा जाए तो G7 शिखर सम्मेलन के इतर फ्रांस के एवियन में हुई ये मोदी ट्रंप मुलाकात महज 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक नहीं थी, बल्कि ये दुनिया को 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच के रिकनेक्शन का महाउत्सव था। पीएम मोदी ने बैठक में भारत के हितों को बिना झुके सामने रखना तो ये दिखाता है कि भारत अब बराबरी की शर्तों पर दोस्ती निभाता है। वहीं ट्रंप का मोदी को एंजल कहना और भारत पर हमले की स्थिति में खुलकर साथ खड़े होने का दावा करना बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक विरोधियों के खेमे में खलबली मचाने के लिए काफ़ी है।
अब देखना यह होगा कि इस शानदार केमिस्ट्री के बाद दोनों देश अपने व्यापारिक और रणनीतिक मतभेदों को कितनी जल्द जमीनी स्तर पर सुलझा पाते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए शय और मात का खेल अभी से शुरू हो चुका है। सूबे की राजनीति जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के एनडीए और अखिलेश राहुल के इंडिया ब्लॉक के बीच नजर आ रही थी, उसे अब त्रिकोणीय बनाने के लिए लखनऊ के गलियारों में एक नई बारूद तैयार की जा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तीसरे मोर्चे की कमान संभाल ली है। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य और नगीना के 5 राउंड सांसद चंद्रशेखर आजाद के बीच हुई 1 घंटे की सीक्रेट मीटिंग ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हलचल पैदा कर दी है। ओबीसी के मुस्लिम आधार, चंद्रशेखर के दलित युवाओं में क्रेज और स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने ओबीसी वोट बैंक को मिलाकर एक ऐसा पॉलिटिकल कॉकटेल तैयार किया जा रहा है जो अखिलेश यादव के पीडीए के अवैध किले में सीधे सेंध लगाने को बेताब है। दरअसल समाजवादी पार्टी को अलविदा कहने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में अपनी नई सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए दिन रात एक करे हुए हैं। पिछले साल ही उन्होंने 9 छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर लोक मोर्चा गठित किया था। अब वे इस मोर्चे का दायरा बढ़ाकर इस सूबे की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। वहीं इसी रणनीति के तहत लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के बीच मैराथन मुलाकात हुई। असल में चंद्रशेखर आजाद भी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर बड़ा सियासी मुकाम हासिल करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट जीतने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। वे पहले इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव से हाथ मिलाने को बेताब थे, लेकिन अखिलेश ने उन्हें कोई खास भाव नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ना तो एनडीए में भाव मिला है और ना ही इंडिया ब्लॉक में। ऐसे में इन दोनों उपेक्षित शेरों ने मिलकर अपना अलग जंगल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, इस तीसरे मोर्चे के पीछे सिर्फ नेताओं का मिलना नहीं, बल्कि एक गहरी पॉलिटिकल केमिस्ट्री काम कर रही है। ये केमिस्ट्री सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए और मायावती के कोर वोट बैंक पर हमला बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपनी आक्रामक पहचान रखने वाले AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मोर्चे का तीसरा बड़ा स्तंभ है। ओबीसी का मुसलमान युवाओं के बीच एक खास आकर्षण है। वहीं चंद्रशेखर आजाद तेजी से मायावती के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं और दलित युवाओं के नए मसीहा बनकर उभर रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कोरी समाज के बड़े नेता हैं। वे 5 बार विधायक और 4 बार उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। भले ही बसपा छोड़ने के बाद उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर हुई हो, लेकिन अंबेडकर और काशीराम की विचारधारा के सहारे वे आज भी समाज में रसूख रखते हैं। ऐसे में देखा जाए तो जिस फॉर्मूले पर सपा और बसपा अपनी दुकान चलाती है, ठीक उसी वोट बैंक का ये त्रिकोणीय डाका डालने की फिराक में है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पुराना इतिहास गवाह है कि जब जब गैर भारतीय जनता पार्टी वोटों का बिखराव होता है, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी की झोली में अपने आप चला आता है। भले ही चंद्रशेखर 2024 में नगीना सीट से जीते हों, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनकी जीत में दलितों से ज्यादा मुस्लिम वोटरों की एक तरफा लामबंदी थी। आज भी कोर जाटव दलित वोटर मायावती के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लाख दावे करें, लेकिन 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने उन पर भरोसा नहीं जताया और उनकी पार्टी को आधा फीसदी वोट भी नसीब नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर इस समय पूरी तरह सपा के साथ खड़ा है। ऐसे में अगर ये तीसरा मोर्चा मैदान में उतरकर 2 से 4% वोट भी काटता है तो अखिलेश यादव का खेल बिगड़ना लगभग तय है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव इस समय बुलंद हौसले में हैं, लेकिन साल 2027 का चुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अंदरूनी रणनीतिक बैठकों की माने तो अखिलेश यादव जानबूझकर चंद्रशेखर और ओबीसी को अपने मंच पर लाने से बच रहे हैं। इसके पीछे 2 बड़े सियासी डर हैं। पहला, समांतर लीडरशिप का खतरा।
दरअसल चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के दलित युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं, अखिलेश को डर है कि अगर उन्हें साथ लिया गया तो सपा के पाले में आया गैर जाटव दलित वोटर हमेशा के लिए चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यही डर ओबीसी को लेकर भी है, जो मुस्लिम युवाओं में अखिलेश के खिलाफ एक समांतर मुस्लिम लीडरशिप खड़ी कर सकते हैं। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम नैरेटिव। अखिलेश जानते हैं कि ओबीसी के गठबंधन में आते ही भारतीय जनता पार्टी को दूसरे चुनाव को हिंदू बना मुस्लिम के ट्रैक पर ले जाने का मौका मिल जाएगा। ओबीसी के आक्रामक बयानों से वो गैर यादव ओबीसी और सवर्ण जाति जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर सपा कांग्रेस की तरफ आ रही हैं, वे डरकर वापस बीजेपी के पाले में गोलबंद हो जाएंगी। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि चंद्रशेखर को साथ मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अवैध किला बनाया जाए जिसे भारतीय जनता पार्टी कभी भेद ना पाए। लेकिन इससे अखिलेश यादव नाराज हो सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखते हैं। ऐसे में अब पूरा दारोमदार कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी पर आकर टिक गया है। राहुल गांधी के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर दलितों वंचितों को जोड़ने के वादे के तहत चंद्रशेखर को तवज्जो देनी है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत साथी अखिलेश यादव को भी नाराज नहीं करना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस उलझन को सुलझाने के लिए एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, जिसके तहत चंद्रशेखर आजाद को सीधे कांग्रेस के कोटे से कुछ सीटें दी जाएं, राष्ट्रीय स्तर पर एडजस्ट किया जाए ताकि अखिलेश के स्थानीय हितों को ठेस न पहुंचे और विपक्षी एकता भी सलामत रहे। जाहिर है उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही अनिश्चितताओं का खेल रही है, जहां रात भर में समीकरण बदल जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और ओबीसी की ये जुगलबंदी अगर वाकई जमीन पर उतर आई तो ये उत्तर प्रदेशी चुनाव को बेहद दिलचस्प और कांटेदार बना देगी। अखिलेश यादव के पीडीए के नारे के सामने अब अपनों से ही घिरने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी अपनी कूटनीति से अखिलेश यादव का डर दूर कर पाएंगे या फिर ये तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बनकर उभरेगा। फैसला तो 2027 में जनता ही करेगी, लेकिन इतना ज़रूरी है कि लखनऊ की इस मुलाकात ने दिल्ली से लेकर पटना तक की सियासी धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले की आंच में कौन झुलसता है और किसकी राजनीतिक दुकान चमकती है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त एक ऐसा भूचाल आया है जिसने तृणमूल कांग्रेस के 28 साल के इतिहास को हिलाकर रख दिया है। जी हां, विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद राज्य में विपक्ष के नेता के पद को लेकर छिड़ा घमासान अब कोलकाता के हाई कोर्ट की चौखट पर जा पहुंचा है, जहां ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा और करारा झटका लगा है। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस फैसले पर अंतिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके तहत टीएमसी के बागी गुट के नेता बनर्जी को आधिकारिक तौर पर विपक्ष का नेता घोषित किया जा सकता है। ममता के बेहद करीबी और दिग्गज विधायक शोनदेव चट्टोपाध्याय की याचिका को कोर्ट ने तत्काल कोई राहत नहीं दी है, जिससे साफ हो गया है कि फिलहाल विधानसभा में बनर्जी ही विपक्ष के नेता रहेंगे। इस फैसले से जहां बागी गुट के हौसले सातवें आसमान पर हैं, वहीं ममता बनर्जी के खेमे में गहरी मायूसी और खलबली मची हुई है। अदालत के इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की गई है। तब तक के लिए सभी पक्षों को कोर्ट के सामने अपना अपना हल्फनामा दाखिल करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही बनर्जी पूरे दमखम के साथ विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में एंट्री ले चुके हैं। वहीं इस पूरी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के पीछे का गणित बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला भी है। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के पास कुल 80 विधायक हैं। खेला तब शुरू हुआ जब शोनदेव चट्टोपाध्याय को एलओपी मनोनीत करने वाले पत्र में कई विधायकों के हस्ताक्षरों के फर्जी होने का दावा किया गया। बनर्जी और संदीप पानसाहा ने
आरोप लगाया कि कई टीएमसी विधायक के जाली दस्तखत कर स्पीकर को पत्र सौंपा गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य की सीआईडी ने एक एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी हस्ताक्षर कांड के बाद टीएमसी ने बनर्जी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। बनर्जी ने 80 में से 60 विधायकों को अपने पाले में कर असली तृणमूल कांग्रेस का दावा ठोंक दिया। अब हालत यह है कि ममता बनर्जी के वफादार खेमे में सिर्फ 20 विधायक बचे हैं, जबकि 60 से अधिक विधायकों का भारी बहुमत बनर्जी के साथ खड़ा है। ऐसे में देखा जाए तो कोलकाता हाई कोर्ट के इस अंतरिम फैसले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी कल्पना खुद ममता बनर्जी ने भी कभी सपने में न की थी। सदन के भीतर ही अपने ही विधायकों के विद्रोह के कारण विपक्ष के नेता की कुर्सी गंवाना और फिर कोर्ट से भी राहत न मिलना ममता के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक सेटबैक है। अब सबकी नजरें 28 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां हल्फनामों के जरिए नए सबूत और दलीलें पेश होंगी। लेकिन तब तक के लिए बनर्जी ही विपक्ष के नेता के तौर पर ताजपोशी बरकरार रहेगी और ममता बनर्जी को सदन के भीतर अपने ही पुराने साथियों के तीखे तीरों का सामना करना पड़ेगा। खबरें अब तक में आपने देखा कि कैसे कोटा की सड़कों से उठी छात्रों की गूंज अब देशव्यापी आंदोलन बनने की ओर अग्रसर है, तो वहीं वैश्विक मंच पर भारत अमेरिका की अटूट दोस्ती ने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी है। उत्तर प्रदेश के नए सियासी त्रिकोण की सुगहाट ने बड़े बड़े सूरमाओं की नींद उड़ा दी है, तो बंगाल में अपनों के ही विद्रोह और कोर्ट की झटके ने दीदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इन सियासी तूफानों का ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरें और उनके पीछे छुपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।